आज हम लोग इशू ऑफ शेयर में क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। हम लोग बुक में क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रेफरेंस शेयर के बारे में बात किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि शेयर दो तरह का होता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये प्रेफरेंस शेयर के बारे में बात किया है। प्रेफरेंस शेयर अगर हम इशू करेंगे तो इसका अकाउंटिंग क्या करेंगे, साथ ही साथ आपको कैश बुक बनाने के बारे में बताया। तो मैंने आपको लेजर बता दिया है कि अगर जर्नल के साथ लेजर बोलेगा तो कैसे बनाएंगे। आज मैं आपको कैश बुक भी बता देता हूँ कि अगर जर्नल के साथ कैश बुक बनाने बोलेगा, यानी जर्नल और कैश बुक दोनों बनाने बोलता है, तब उसका अकाउंटिंग क्या करेंगे ये भी हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। इसके बाद हम लोगों को नया टॉपिक पढ़ना है कॉल सीनेरियर, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, अगर बुक आपके पास है तो बोलता है कि एक कंपनी इनवाइट कर रही है एप्लीकेशन, यानी कंपनी इशू कर रही है 1006% प्रेफरेंस शेयर। आपको मालूम होना चाहिए कि दो तरह का शेयर होता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो अभी तक जो भी हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे वो इक्विटी शेयर का बना रहे थे। अब पहली बार आपको प्रेफरेंस शेयर का मिलेगा। तो 6% प्रेफरेंस शेयर जारी करती है कंपनी एट द रेट ऑफ 100 इच, एट द रेट ऑफ 100 इच। एक शेयर 100 रुपये का है, यानी कंपनी प्रेफरेंस शेयर जारी करती है। एक शेयर कितने का है, 100 रुपये का। 100 रुपये कैसे कैसे मांगना है, तो बोलता है रुपीज़ 100 रुपये में बोला 20% ऑन अप्लीकेशन। तो 20% किसका निकालेंगे, फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू हमारा 100 रुपया ना, तो 100 रुपया का 20% निकालेंगे तो होता है 20। 20 ऑन अप्लीकेशन, 20 रुपया अप्लीकेशन होता है। उसके बाद बोला 30% ऑन अलॉटमेंट है। इसका 30% मतलब 30 रुपया ऑन अलॉटमेंट। उसके बाद 50% ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल था। 50% 100 का 50% 50 रुपया आएगा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल देखिए 100 रुपया मांग लिए हम लोग, 100 रुपये का 100 रुपया मांग लिया। अब नीचे क्या बोला, एक सारा शेयर बिक गया और सारा पैसा मिल गया। और सारा शेयर बिक गया और सारा पैसा मिल गया। आपको इसमें बनाना है जर्नल एंट्री और कैश बुक। पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर कैश बुक। पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर कैश बुक। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे बताइए, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आपके पास क्या है, अगर हमको जर्नल एंट्री पूछता है तो दो एंट्री दो एंट्री दो एंट्री, यानी 6 एंट्री होता। लेकिन जर्नल के साथ कैश बुक भी पूछ रहा है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। क्लास 11th में आप पढ़े भी होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो अभी याद रखिएगा, याद रख लीजिएगा कि कैश बुक एक सब्सिडी बुक होता है। कैश बुक एक सब्सिडी बुक होता है और जर्नल भी एक सब्सिडी बुक होता है। जर्नल भी एक सब्सिडी बुक होता है और कैश बुक एक सब्सिडी बुक होता है। आप लोग अगर 11th में पढ़े होंगे तो जर्नल वाले चैप्टर का नाम था बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक। और कैश बुक वाले चैप्टर का भी नाम था बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसका मतलब दोनों सेम चीज़ है, अलग अलग नहीं है। अब किसी लेन देन को, ओरिजिनल एंट्री का मतलब क्या होता है, पहली बार जहाँ लिखा जाता है उसको बोलते हैं ओरिजिनल एंट्री। तो या तो किसी लेन देन को आप पहली बार जर्नल में लिखोगे या तो कैश बुक में लिखोगे। अब बताइए दोनों जगह पे पहली बार कैसे लिखाएगा। अगर हम जर्नल में पहले लिख दिए और उसके बाद कैश बुक में लिख रहे हैं, तो ये दूसरी बार ना हो गया। तो उसको डुप्लीकेट एंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और डुप्लीकेट एंट्री। लेकिन ये दोनों ओरिजिनल एंट्री है, यानी दोनों पहली बार लिखा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि कोई लेन देन, किसी लेन देन को या तो हम किसी लेन देन को या तो हम जर्नल में लिखते हैं या हम कैश बुक में लिखते हैं। ऐसा कोई लेन देन नहीं है जिसको दोनों में लिखते हैं। दोनों में कोई लेन देन नहीं जाएगा। जो लेन देन कैश बुक में जाना है वो कैश बुक में ही जाएगा, जर्नल में नहीं जाएगा। और जो जर्नल में जाएगा वो कैश बुक में नहीं जाएगा। अब सवाल है कि कैश बुक में कौन लोन लेन देन जाता है। तो हम लोग जानते हैं कैश बुक में हम लोग बैंक का कॉलम बनाते हैं। तो कैश हो या बैंक हो, कैश बुक में चला जाता है। तो हम लोगों को क्या करना है, कैश और बैंक दोनों कैश बुक में जाएगा। तो हम लोग को यहाँ कैश का लेन देन तो मिलता नहीं, सारा लेन देन बैंक से मिलता है। तो बोला जितना लेन देन बैंक का होगा सब चला जाएगा कैश बुक में, और उसका जर्नल नहीं बनाएंगे। जो बैंक से रिलेटेड लेन देन है वो चला जाएगा कैश बुक में, उसका जर्नल नहीं बनाएंगे। और जो बिना बैंक का लेन देन है उसको हम लोग जर्नल में लेके जाएंगे। तो जर्नल में वैसे लेन देन को लिखेंगे जिसमें बैंक नहीं है। जर्नल में वैसे लेन देन को लिखेंगे जिसमें बैंक नहीं है। और कैश बुक में हम लोग वैसे लेन देन को लिखेंगे जो बैंक से रिलेटेड है। तो अगर आप 8 एंट्री को देखेंगे, 8 एंट्री आपको लिखवाया क्या ना, तो जो बैंक से रिलेटेड एंट्री है, यानी जिसमें बैंक लिखा हुआ है, वो सारा एंट्री चला जाता है कैश बुक में। जो बैंक से रिलेटेड एंट्री है वो सारा एंट्री चला जाएगा कैश बुक में। और जो बिना बैंक का एंट्री है वो चला जाता है जर्नल में। अब 8 एंट्री में से 4 एंट्री बिना बैंक का है, तो जो 4 एंट्री बिना बैंक का है वो चला जाएगा जर्नल में। और जो 4 एंट्री बैंक का है वो चला जाएगा कैश बुक में, याद रखिएगा। जो 4 एंट्री बैंक का है वो चला जाएगा कैश बुक में, और 4 एंट्री जो बिना बैंक का वो चला जाएगा
जर्नल में, बस यही बात ध्यान देना है। तो यहाँ पे तो हम लोग को 6 ही करना है, 3 3 3 2 2 2, तो 6 एंट्री करना है। तो 3 एंट्री बिना बैंक का और 3 एंट्री बैंक का। जो बैंक वाला एंट्री होगा उसको कैश बुक में शिफ्ट करेंगे, और जो बिना बैंक वाला होगा उसको जर्नल में शिफ्ट करेंगे। याद रहेगा सबको? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले फॉर्मेट हम यहाँ दे देते हैं कैश बुक का। कैश बुक में कैसे पोस्टिंग होगा ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेजर बनाने सिखा दिया गया है। प्रैक्टिस किए थे अगर लेजर बनाने के रूल्स को, तो ये कर लोगे आप, कोई खास नहीं इसमें। रिसिप्ट रुपीज़, पेमेंट रुपीज़, क्रेडिट डेबिट नहीं भी लिखेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जर्नल का फॉर्मेट भी खींच देते हैं, जर्नल भी लिख देते हैं। चलिए पहला एंट्री बताइए। जब हम लोग फर्स्ट एंट्री करते हैं तो बैंक का होता है या बिना बैंक का, यानी बैंक का होता है या ड्यूज का होता है? तो पहला एंट्री बैंक का होता है। तो फर्स्ट एंट्री में हम लोग लिखते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो हम बताइए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, आप लोग लेजर बनाने जानते हो, एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यही ना होता था? तो बताइए बैंक डेबिट में है तो पोस्टिंग करेंगे डेबिट साइड में, इधर डेबिट साइड में। और किसके नाम पर? तो दूसरे पार्टी, दूसरा पार्टी कौन है? शेयर एप्लीकेशन। बैंक का पोस्टिंग हम लोग लेजर बैंक का बनाना है, तो बैंक चूंकि डेबिट में है तो पोस्टिंग भी डेबिट साइड करेंगे, डेबिट साइड में। किसके नाम पर करेंगे? शेयर एप्लीकेशन। अब यहाँ पे कौन सा शेयर हम बेच रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर बेच रहे हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। जो 6% प्रेफरेंस देख रहे हैं ना, ये 6% प्रेफरेंस नाम है शेयर का, इसका कहीं कोई कैलकुलेशन 6% का मत कर दीजिएगा, ये नाम है। ये 6% क्या है जानते हैं? आप लोग को जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे तो बताए होंगे कि प्रेफरेंस शेयर का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, यानी पूर्वाधिकार अंश का लाभांश का दर स्थिर होता है, वही लाभांश का दर है। कि अगर ये प्रेफरेंस शेयर में अगर प्रॉफिट होगा तो कितना परसेंट कमाएगा, मिलेगा इसको? 6%। तो लाभांश का दर है इसका, यहाँ कोई कैलकुलेशन काम नहीं करेंगे, कोई भी काम यहाँ नहीं करना है। ये लाभांश का दर है कि 6% की दर से इस प्रेफरेंस शेयर को होल्डर को डिविडेंड मिलेगा, ठीक है? तो प्रेफरेंस शेयर में रेट हमेशा लिखा रहेगा, तो आपको खाली लिख देना है। जैसे कैसे इक्विटी लगा देते थे, शेयर के पहले इक्विटी लगा देते थे, वैसे ही यहाँ पे शेयर के पहले 6% प्रेफरेंस लगा देंगे, है ना? और उसका कोई काम नहीं वो। भाई ये 6% लाभ का बात किया गया, तो लाभ तब ना जब बिजनेस चलेगा, अभी तो हम शेयर मांग ही रहे हैं, अभी तो हम शेयर ला रहे हैं। बिजनेस 1 साल बाद होगा, 1 साल बाद बिजनेस होगा तब 1 साल बाद लाभ होगा। तो अभी तो हम शेयर मांग रहे हैं, तो अभी इसका कोई काम नहीं है। बस इसका यही काम है कि 1 साल जब बीतेगा और कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी 6% लाभ आपको देगी, ठीक है? तो उसका खाली नाम लिख दीजिएगा। तो 6% PREF प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। डेबिट साइड क्यों गया ये समझ आ रहा है? हम लोग एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू, तो जब बैंक का पोस्टिंग कर रहे डेबिट में जाएगा दूसरे पार्टी के नाम पर, तो दूसरा पार्टी है। कितना अमाउंट आएगा? 1,000 शेयर है 20 रुपये के हिसाब से, तो 20,000। पहला एंट्री बैंक का शिफ्ट। दूसरा बिना बैंक का होता है, याद कीजिएगा, दूसरा होता था शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे प्रेफरेंस है तो लिखेंगे 6%। प्रेफरेंस एच से शेयर हो जाएगा, शेयर और APP से एप्लीकेशन हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत है? 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नरेशन क्या बताए थे? नरेशन जो बताए थे वो सेम लिख दीजिएगा, बस खाली प्रेफरेंस जोड़ दीजिएगा शेयर के पहले। शेयर के पहले क्या जोड़ देना है? प्रेफरेंस। तो क्या लिखेंगे? बीइंग, हम बोल देते हैं, सुन के भी लिख सकते हैं, बीइंग 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा होगा? तो पैसा तो यहाँ लिखा हुआ 20,000, तो 20,000 डेबिट और 20,000 क्रेडिट। सेकेंड यानी थर्ड एंट्री, ओरिजिनल का थर्ड एंट्री। फर्स्ट एंट्री हो गया, सेकेंड एंट्री हो गया, तो जब ओरिजिनल यानी एप्लीकेशन का एंट्री हो गया। अलॉटमेंट का जब एंट्री करने जाते हैं तो पहले बिना बैंक वाला होता है, ड्यूज वाला। तो अलॉटमेंट का ड्यूज का क्या होता है? सेम एंट्री छपेगा, खाली यहाँ पे अलॉटमेंट लगा देना है। क्या होगा? 6% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल।
यहाँ भी नरेशन होगा बीइंग 6% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, हम ये लिख रहे हैं, देखिए बीइंग 6% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, कितना पैसा आएगा 1000 इंटू 30, 1000 इंटू 30 कितना आ जाता है 30,000, तो 30,000 रुपये आ गया इसका। अब इसका रिसीव का एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री होगा रिसीव का, तो रिसीव का होगा टू 6% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, कितना अलॉटमेंट का पैसा है 30,000 रुपये, तो यहाँ पे 30,000 लिखे। अब फर्स्ट कॉल का ड्यू का एंट्री, यानी प्रेफर अलॉटमेंट का ड्यू कर लिया, अलॉटमेंट का रिसीव कर लिए। अब फिर फर्स्ट कॉल का ड्यू करेंगे तो क्या होगा, खुद जानते हैं, यहाँ पे खाली फर्स्ट कॉल लिख देना, तो लिखेंगे 6% प्रेफरेंस, एंट्री याद है ना सबको, खाली प्रेफरेंस जोड़ रहे हैं शेयर के पहले, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नरेशन क्या होगा, बीइंग 6% प्रेफरेंस शेयर, बीइंग 6% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, कितना आएगा 1000 इंटू 50 रुपया, तो 50,000 ड्यूज करेंगे, तो 50,000 डेबिट और 50,000 क्रेडिट। अब इसका रिसीव करेंगे तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो यहाँ लिखे टू 6% प्रेफरेंस शेयर प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 50,000 डेबिट। अब हो गया पोस्टिंग कंप्लीट। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब हम टोटल बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करेंगे कितना आएगा, बैलेंसिंग कीजिए, तो 20, 30, 50 और 50 1 लाख रुपये आता है। और यहाँ आता है बाई बैलेंस सीडी के नाम पर, जो बैलेंस बचेगा उसको क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस सीडी के नाम पर कैरी डाउन करेंगे 1 लाख रुपये हम लोग, कोई दिक्कत है, 1 लाख रुपये को सीडी करके हम लोग छोड़ देंगे, ये कैरी डाउन के नाम पर जाएगा 1 लाख रुपये। यहाँ तक मैं देख लीजिए, कहीं दिक्कत हो रहा है तो पूछिए। देखिए जहाँ भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब भी बैंक अकाउंट वाला क्यों नहीं लिखे, ये एक बच्चे का सवाल आ रहा है, बैंक अकाउंट इसलिए नहीं लिखे क्योंकि बैंक अकाउंट का सारा एंट्री हम कैश बुक में डाल दे रहे हैं, तो बैंक अकाउंट नहीं लिखेंगे। दूसरा, आप जब जर्नल बनाते हो ना, तो सब में अकाउंट वर्ड यूज करना, हम बिना अकाउंट का भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार प्रॉपर आपको तरीका बता दिए, उसी तरीके से आपको लिखना है। और बैंक का एंट्री हम जर्नल में नहीं करेंगे तब जब हमको कैश बुक बनाने बोलेगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब जब हमें कैश बुक बनाने बोलेगा तब तब हम लोग बैंक का कोई भी एंट्री जर्नल में नहीं करेंगे, बैंक का सारा एंट्री कैश बुक में चला जाएगा। क्योंकि आपको फिर बता चुके हैं कि या तो देखो नियम क्या कहता है कि जो एंट्री इसमें हो गया उसका जर्नल नहीं बनेगा, तो अगर बैंक का एंट्री इसमें हो गया तो उसका जर्नल नहीं बनेगा, समझ गए, क्योंकि ये लेजर नहीं है, ये लेजर नहीं है, ये कैश बुक है, सब्सिडी बुक है। अगर बैंक अकाउंट बनाने बोलता तब हम सारा का सारा जर्नल बनाते और सारा का सारा लेजर बनाते, लेकिन ऐसा नहीं है, बैंक अकाउंट के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, सिंपल बात याद रखना है कि जिसका जर्नल बनता है उसका कैश बुक नहीं बनता, और जिसका कैश बुक बनता है उसका जर्नल नहीं बनता। तो हम बैंक वाली एंट्री को कैश बुक में डाल दिए, इसलिए इसका जर्नल हम लोग नहीं बना रहे हैं। तो कोई दिक्कत है, तो हम लोग जर्नल नहीं बनाएंगे बैंक वाला का, और बिना बैंक का हम लोग जर्नल में लेके जाएंगे, और बैंक वाला जो है वो कहाँ लेके जाएंगे, कैश बुक में लेके जाएंगे।
और किसी तरह का प्रॉब्लम है तो अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट बताते हैं, एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं आपको। हम्म, अब हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर, बकाया याचना। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझा देते हैं हमको आप लोगों को। जब कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में से किसी का भी पैसा देने में फेल कर जाता है। कोई भी आदमी जब पैसा मांगते हैं तो हो सकता है जिसमें हम पैसा कंपनी मांगी उस समय हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम नहीं दे पाए। तो जब कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में पैसा देने में फेल हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं बाकी हो जाना। लेकिन एप्लीकेशन में कॉल सीनियर नहीं होगा, क्योंकि एप्लीकेशन अगर पैसा बाकी रहेगा तो कंपनी आपको शेयर ही नहीं ना देगी। एप्लीकेशन बाकी हो ही नहीं सकता है, बाकी हमेशा होगा अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। एप्लीकेशन क्यों बाकी नहीं होगा? क्योंकि अगर एप्लीकेशन में बाकी रह गया तो कंपनी आपको शेयर कैसे देगी? जैसे किसी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे थे, एडमिशन फी बाकी रहेगा तो कॉलेज में एडमिशन ही ना मिलेगा। बाकी का पैसा बाकी हो सकता है लेकिन एडमिशन फी बाकी नहीं हो सकता है। इसलिए एप्लीकेशन को छोड़ के फर्स्ट अलॉटमेंट में बाकी हो सकता है, फर्स्ट कॉल में बाकी हो सकता है, फाइनल कॉल में। अगर किसी भी जगह पे कोई शेयर होल्डर, कोई अंशधारी अपना पैसा देने में फेल कर जाता है तो उस केस को हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। यानी कॉल्स इन एरियर क्या होगा? व्हेन अ शेयर होल्डर फेल्स टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन allotment and calls is known as calls in arrear। इसको हिंदी में लिखेंगे, जब कोई अंशधारी आवंटन तथा किसी याचना की राशि का भुगतान करने में फेल समझ आएगा या असमर्थ लिख देते हैं? असमर्थ, जिसको बोलते हैं फेल हो जाना, ठीक है। फेल कर जाता है तो उसे बकाया याचना कहते हैं। सब लोग जानते होंगे और हर जगह फेल होता है जब भी आप। अच्छा, ये बताइए कि फेल कब करेगा? जब पैसा एक बार में मांगेंगे या इंस्टॉलमेंट में मांगेंगे? तो फेल एक बार में नहीं होता है। अगर हम सारा पैसा आप लोगों से, जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं अभी, सारा फी अगर एक बार में जमा कर दिया तो क्या उसका पैसा बाकी रहेगा? लेकिन जो इंस्टॉलमेंट में देगा उसका पैसा बाकी रहेगा। तो याद रखिएगा, जब कोई कंपनी सारा पैसा एक बार में मांग लेती है कि हमको एक बार में सारा पैसा चाहिए, तो ऐसी स्थिति में उसका पैसा फेल नहीं होता है। वहाँ पे कॉल सीनियर का केस नहीं आएगा। कॉल सीनियर का केस तब आएगा जब आप पैसा इंस्टॉलमेंट में मांगते हैं। यानी कॉल सीनियर का केस कब आएगा? जब आप अपने पैसे को किस में मांगते हैं? इंस्टॉलमेंट में मांगते हैं। यानी जब आप अपना पैसा इंस्टॉलमेंट में मांगेंगे तभी ये केस आएगा और तभी कॉल सीनियर हम लोग पढ़ेंगे। अगर एक बार में पैसा मांगा जाएगा तो ये केस नहीं आएगा, कॉल सीनियर हम लोग वहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। याद रखना इस चीज़ को। अब हम ये कॉल सीनियर का मीनिंग समझ गए। अब हम लोग कॉल सीनियर का देखेंगे मीनिंग के साथ क्या देखेंगे। मीनिंग हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे।
और किसी को मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए कॉल सीनियर में। अब लोग इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। अब हम लोग देखते हैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, क्या देखेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर इन जर्नल, ध्यान दीजिएगा, इन जर्नल। जर्नल में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे कॉल्स इन एरियर का, इसका हिंदी लिख लीजिए। जर्नल में बकाया याचना का लेखांकन व्यवहार। जर्नल में बकाया याचना का लेखांकन व्यवहार, कॉल सीनियर का क्या ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग जर्नल में, ध्यान दीजिएगा। तो जर्नल में जब कॉल सीनियर का ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो दो केस आता है। कितने केस आता है, दो। अगर जर्नल में कॉल सीनियर की बात करें तो दो केस आता है। तो पहला केस ये कहता है कि कॉल सीनियर, लिख लीजिए, व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज ओपेंड, यानी जब बकाया याचना खाता खोलना हो। जब कॉल्स इन एरियर का खाता खोलेंगे तब क्या एंट्री करेंगे। और दूसरा होता है व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज नोट ओपेंड, जब बकाया याचना खाता नहीं खोलना हो। ध्यान दीजिएगा, पहला है कि कॉल सीनियर एरियर का खाता खोलना हो और दूसरा है कॉल सीनियर एरियर का खाता नहीं खोलना। अगर कॉल सीनियर एरियर का खाता खोलना हो तब क्या करेंगे, खोलने का मतलब क्या होता है ना, कि जब जर्नल बनाएंगे ना तो कॉल सीनियर एरियर वहाँ दिखेगा। ये इसमें आप खुद पकड़ लोगे कि यहाँ कॉल सीनियर एरियर है, यानी 8 जो जर्नल आप बनाते थे, जो आप 8 जर्नल बनाते थे वही 8 जर्नल यहाँ पे करना है। जो आप 8 जर्नल बनाते थे वही 8 जर्नल यहाँ पे करना है, लेकिन 8 जर्नल में से एक जर्नल में चेंज आएगा, एक जर्नल में सिर्फ चेंज आएगा। तो बोलता है कि अगर कॉल सीनियर का खाता खोलेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगा, चेंज क्या आएगा, कि कॉल सीनियर एरियर जर्नल एंट्री में दिखेगा। 8 जो जर्नल कर रहे हैं उस जर्नल को पढ़ेंगे तो आपको कॉल सीनियर वहाँ पे दिख जाएगा। दिखने का मतलब है खाता खुल गया, उसके नाम से एक लेजर बनाना पड़ेगा। खाता खोलने का मतलब क्या होता है, जर्नल में अगर उसका नाम लिख दिए तो लेजर में उसके नाम से खाता बनाना पड़ेगा। तो खाता खोलने का मतलब है जर्नल में उसको दिखाना पड़ेगा। और यहाँ जो होता है कॉल सीनियर अकाउंट इज नोट ओपन, यहाँ पे हम उसके नाम से कोई खाता खोलते ही नहीं। यहाँ पे हम लोग उसके नाम से कोई खाता नहीं खोलते, किसी तरह का कोई खाता यहाँ पे नहीं खोलते। तो जब खाता खोलेंगे तो जर्नल एक चेंज होगा, याद रखिएगा। 8 का 8 जर्नल सेम छपेगा लेकिन एक जर्नल उसमें चेंज होगा। 8 का 8 जर्नल सेम छपेगा लेकिन एक जर्नल उसमें चेंज होगा, और वो जो चेंज होगा हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, लिख रहे हैं चेंज वाला जर्नल। तो जब भी कॉल सीनियर का खाता खुलेगा तो याद रखिएगा रिसीव वाले एंट्री में होगा। कहाँ होगा, रिसीव वाले एंट्री में, क्योंकि पैसा मेरा बाकी हो गया कब पता चलता है, जब हम ड्यू करते हैं या जब हम रिसीव करते हैं। तो जब हम रिसीव करते हैं, जब पैसा मांगेंगे तब ना पता चलेगा कौन एरियर कर गया। एरियर आपको ड्यू करते समय नहीं पता चलता, एरियर हमेशा रिसीव करते समय पता चलता है। इसलिए एरियर का एंट्री हम लोग रिसीव वाले एंट्री में करते हैं। और आपको अभी बता चुके हैं कि एरियर 3 जगह होता है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। इसका मतलब अलॉटमेंट के रिसीव में एरियर हो सकता है, और फर्स्ट कॉल के रिसीव में हो सकता है, और फाइनल कॉल के रिसीव में हो सकता है। अलॉटमेंट का रिसीव नंबर 4 एंट्री होता है, फर्स्ट कॉल के रिसीव 6ठा एंट्री, और फाइनल कॉल का रिसीव 8वां एंट्री। यही 3 जगह पे ये काम हो सकता है। समझ में आया सबको। अलॉटमेंट का रिसीव वाला एंट्री में यानी चौथा एंट्री में हो जाएगा, फर्स्ट कॉल का रिसीव यानी 6ठा एंट्री में, और फाइनल कॉल का रिसीव यानी 8वां एंट्री में। दिमाग में एंट्री सेट होना चाहिए 8।
वो 3 ही जगह पे ये चेंजेस हो सकता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग चेंज को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एंट्री क्या बनेगा, तो एंट्री बनेगा अगर कॉल्स इन एरियर खाता खोलना होगा तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। और 2 यहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट हो सकता है, फर्स्ट कॉल हो सकता है और फाइनल कॉल हो सकता है। जहाँ भी रहेगा उसका नाम लिख दीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत है, इसका नरेशन जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो देखेंगे। यही एंट्री आपको करना है चेंज, याद रखिएगा। जब कॉल सीनियर एरियर का खाता खोलना होगा तो ये एंट्री चेंज करना है। और यहाँ पे जब कॉल सीनियर का खाता नहीं खोलना होगा तब क्या करेंगे, तो कॉल सीनियर का खाता अगर नहीं खोलना होगा तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो आप 8 जानते हैं वही छपना है। इसमें एंट्री चेंज होगा, इसमें चौथा एंट्री, छठा एंट्री और 8वां एंट्री ये वाला हो जाएगा। जो 8 एंट्री आप लिखे हैं ना, तो उसमें 8 एंट्री में चौथा, छठा और 8वां एंट्री ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो, और ऐसा तभी करेंगे जब आपके क्वेश्चन में लिखा होगा कि कॉल सीनियर का खाता खोलना है। और नहीं लिखा रहेगा तो याद रखिएगा, कुछ नहीं लिखा रहेगा तो हम लोग यही वाला यूज करते हैं। कॉल सीनियर का खाता हम नहीं खोलते हैं, अगर नहीं लिखा है तो नहीं खोलते हैं, याद रखिएगा। तो कुछ नहीं लिखा रहेगा तो हम यही काम करने वाले हैं, इसलिए 99% यही काम करना है आपको। 1% वो काम है, लेकिन क्वेश्चन में लिख देता है तो चकमा खा जाता है बच्चा, तो ये तो इसलिए हम बता रहे हैं, लेकिन लगभग यही काम करना है। तो अगर नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला है, सिर्फ बोला है कि एरियर है और खाता खोलना है कि नहीं खोलना है, कुछ नहीं बोला है, तो कुछ नहीं बोलेगा तो क्या करेंगे, बोलता है एरियर अमाउंट। एरियर अमाउंट, इसमें कोई जर्नल नहीं बनाएगा, जर्नल वही छपेगा 8 जो आप जानते हैं, वही 8 जर्नल इसमें करेंगे। एरियर अमाउंट डायरेक्टली डिडक्टेड फ्रॉम बैंक। मतलब है कि जो एरियर का पैसा होगा जहाँ पे बाकी रहेगा ना, जैसे अलॉटमेंट में बाकी है तो अलॉटमेंट का जो बैंक वाली एंट्री होगा उसमें डायरेक्ट माइनस कर देना है। बस यही बात बोल रहा है कि जहाँ भी बाकी रहेगा अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, उसके बैंक वाले में डायरेक्ट घटा देना है, ठीक है। तो बोलता है कि बकाया याचना, बकाया राशि, बकाया राशि बैंक में घटा दिया जाएगा। बकाया राशि बैंक में क्या किया जाएगा, घटा दिया जाएगा। याद रखिएगा, डायरेक्टली हम लोग घटा देंगे बैंक में बकाया राशि को, ये काम हम लोगों को करना है। कभी कभी इसमें क्वेश्चन पूछता है कि कॉल्स इन एरियर के ऊपर कितना % इंटरेस्ट मिलता है, तो वैसे आपके सिलेबस में नहीं है ये, फिर भी बता देते हैं, इसको नोट करके रख लीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, अगर कंपनी का अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना हुआ है, जो आपको बताए थे पार्षद अंतर नियम, तो कंपनी का अगर अपना अंदर का नियम बना हुआ है, पार्षद अंतर नियम बना हुआ है, तो ऐसे केस में उसका जो नियम में लिखा है, जैसे पार्षद अंतर नियम में मेरा लिखा है कि हम 27% देंगे तो 27% लगेगा, बोला 7% तो 7%। लेकिन अगर कुछ भी नहीं बना हुआ है तब लगता है सरकार का नियम, और सरकार का नियम ये कहता है कि अगर कॉल्स इन एरियर के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा तो इंटरेस्ट कितना % चार्ज होगा, 10% चार्ज होगा। कितना % चार्ज होगा, 10% इंटरेस्ट चार्ज होगा। यह बात भी आपको याद रखना है, 10% पर एनम, प्रति वर्ष के हिसाब से ब्याज चार्ज किया जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों को था। इसके आगे के क्लास में हम लोग फिर इसका अकाउंटिंग देखेंगे और देखेंगे कि कैसे इसका अकाउंटिंग करेंगे। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, और अगले क्लास में हम लोग इसका बेसिक देखेंगे कि कैसे इसका अकाउंटिंग करते हैं।